बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एडवर्ड सैड, कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूं कि है क्या। एडवर्ड सैड ने ये जो किताब लिखी कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, इसको बेटा नोबेल प्राइज मिला था। और इस इंसान ने इतने तरीके से, ये पैलेस्टीनियन था और इसने बड़े तरीके से बताया कि किस तरीके से वेस्ट जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर हावी हुआ। कल्चर क्या है? कल्चर बेसिकली हमारी लैंग्वेज है। हमारे एक कौम जो होती है ना, उसके कुछ ख्यालात होते हैं, उनके कुछ विजन्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान किस बुनियाद पे बना? दो कौमी नजरिया। उनका एक नजरिया होता है, उसको हम कल्चर कहते हैं। कल्चर ये नहीं है कि मैंने शलवार पहन ली और मैंने कमीज पहन ली। ड्रेस इज द पार्ट ऑफ द कल्चर, कि वहाँ की ड्रेसिंग, वहाँ का अटायर कैसा है। बट कल्चर बेसिकली क्या है? थिंकिंग ऑफ अ नेशन। ठीक है, उनकी सोच, उनकी लैंग्वेज, उनका उठना बैठना, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी शादियां, उनके जनाजे, ये सारी चीजें बेटा हमारा कल्चर है। इम्पेरियलिज्म किसे कहते हैं? इम्पेरियलिज्म ये है कि किसी डिस्टेंट टेरिटरी पे कब्जा कर लेना। पहले दौर में इम्पेरियलिज्म का अगर थोड़ा जालिमाना नाम दे दें इम्पेरियलिज्म को, जो कि पुराने जमाने में हम कहा करते थे, उसको कॉलोनियलिज्म कहते थे। कॉलोनाइज कर लेना, करीबी, किसी भी करीब की जो होती है ना स्टेट्स, उनको कॉलोनाइज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, ये जो बरतानिया है, इसने क्या किया था कि इन्होंने और रशिया ने, आपको पता है रशिया और बरतानिया में कोल्ड वॉर क्यों हुई थी? अमेरिका में और रशिया में असल बात थी जमीन की, कि एक कहता था मेरी टेरिटरी ज्यादा हो, दूसरा कहता था मेरी टेरिटरी ज्यादा हो। कौमें दोनों ही बड़ी अच्छी थी। तो कॉलोनाइज कहते हैं कि किसी भी कौम की, ये मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके देती हूँ, ये देखें। बेटा ये है ना, आप समझ लें ये बरतानिया है। ठीक है, ये आप समझ लें ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने क्या किया कि इसके बॉर्डर पे जितनी भी स्टेट्स लगती थी ना, छोटे छोटे इलाके, जैसे इंडिया ने जो है किस पे कब्जा कर लिया? कश्मीर पे। ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पे कहीं कश्मीर था, उसने कहा नहीं भाई ये भी मेरी टेरिटरी होगी। तो बरतानिया ने क्या किया? ये बरतानिया दरमियान में इसने कहा कि ये जितने भी नेशंस है ना, ये सारी मेरी है। इन्होंने कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया जस्ट टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी ये इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया। ठीक है, अब बात आ गई नए दौर की। उधर से रशिया ने भी यही किया कि उन्होंने भी कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। जो उनकी डिस्टेंट, जो उनकी ये जो उनका बॉर्डर था ना, उसके इर्द गिर्द जितने भी मुल्क थे ना, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि इनकी टेरिटरी बढ़ना शुरू हो जाए। इसको हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, व्हाट इज इम्पेरियलिज्म? इम्पेरियलिज्म कहते हैं, ये एक नया नाम है, लेकिन ये भी कब्जा करने का आप समझ लें कि एक नया नाम है। और इसके अंदर क्या है कि इम्पेरियलिज्म कहते हैं किसी डिस्टेंट टेरिटरी पे। उसमें तो हमने देखा ना कि अच्छा जी दरमियान में बरतानिया है, तो उसने जो है वो जो जितनी भी उसके बॉर्डर्स पे जितनी भी मतलब उसने वो कब्जा कर लिया। लेकिन व्हाट इज इम्पेरियलिज्म? इम्पेरियलिज्म कहते हैं डिस्टेंट टेरिटरी, उसके ऊपर कब्जा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, ये अमेरिका है, दरमियान में एक समंदर है और इस तरफ अफ्रीका है। तो अमेरिका ने क्या किया कि उसने कहा कि भाई ये जो है ना, ये इस तरह की ये जो फसाद करने वाले, जब उन्होंने कब्जा करना शुरू किया तो उसकी वजह से फसाद हुआ, ब्लडशेड्स हुए बहुत ज्यादा। आयरलैंड को इसी तरीके से बरतानिया ने कब्जा कर लिया, उसकी वजह से ब्लडशेड्स बहुत होते थे, सिविल वॉर्स बहुत होती थी। अब एक नया नाम आया जी कब्जा करने का, उसको कहते हैं इम्पेरियलिज्म। में इम्पेरियलिज्म में इन्होंने क्या किया कि ये अमेरिका है और दरमियान में कॉन्गो रिवर है, ये कॉन्गो रिवर है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो अफ्रीका है। अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, ये जो जितनी भी कौमें हैं, इन्होंने जो है
तरक्की करना शुरू की, तो जाहिर बात है सबसे ज्यादा फुकदान किस चीज का, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई। असल में बात ही सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पे मैं आपको करूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बेटा जब स्टार्ट हुई तो क्या चीज चाहिए थी उसके लिए? रॉ मटेरियल, चीप लैंड और उसके साथ लेबर। ठीक, तो इनको क्या चाहिए था? इनको रॉ मटेरियल, चीप लैंड और साथ इनको चाहिए था कि ये इनको लेबर चाहिए थी। अब जब ये चीजें चाहिए थी तो इन मुल्कों के अंदर जाहिर बात है इंडस्ट्रीज हो गई। जब इंडस्ट्रीज लगी तो रॉ मटेरियल चाहिए था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ कि बेटा जो खेत थे वो भी खत्म होना शुरू हो गए, हर जगह बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई। जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो अब ये खेत वगैरह तो खत्म हो गए, तो क्या हुआ कि रॉ मटेरियल भी कम पड़ गया, उधर से चीप लैंड भी कम पड़ गई। आप कराची वाली साइड पे आ जाए, लाहौर में आ जाए, आपको कहीं बड़े बड़े लॉन्स नजर आते हैं? नहीं आते ना, खेत नजर आते नहीं। जब ये चीज खत्म हो जाएगी, सबसे पहले क्या चीज कम होगी? रॉ मटेरियल कम होगा। दूसरी चीज चीप लैंड कम होगी, क्योंकि हर जगह तो बिल्डिंग्स बन गई। नंबर 3 लेबर, गरीब तबका। जब हर जगह देखें आप, शहर में एक मेड ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डीएचए में तो मेड मिलती कोई नहीं है, महंगी महंगी मेड्स मिलेंगी आपको, क्योंकि उन्होंने आना बहुत दूर से होता है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास चीप लेबर भी खत्म हो गई। अब इन्होंने कहा कि भाई हमने अच्छे खासी पूरी दुनिया में अच्छी खासी तबाही मचा तो दी है, अब अब जरा सुकून तरीके से अपनी प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि ये वॉर्स वगैरह में कुछ नहीं रखा हुआ। अब क्या है, किस तरीके से इन नेशंस को आगे लेके चलना है, ठीक है, किस तरीके से इस तरह से कब्जा किया जाए कि हमें ये 3 चीजें मिले। नंबर 1 रॉ मटेरियल, चीप लेबर और लैंड। बेटा ये 3 चीजें हैं, ये सारी इसी की कहानी है जो अभी तक चल रही है। समझ आ गई बात? इसको कहते हैं इम्पेरियलिज्म। इन्होंने क्या किया अमेरिकन ने कि ये जो है अमेरिका में रहते हुए ये इस नाम पे कि जी अफ्रीका गए, हम जो बड़े सगीर के लोग हैं हम भी इसी चीज में मारे गए हैं। ये आए अफ्रीका आए, उनको कहा देखो तुम भूखे नंगे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, हम तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, हम यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज लगाएंगे, हम यहाँ पे मिल्स लगाएंगे, तुम लोगों को सारा कुछ। उन्होंने बहबूद के नाम पे इन्होंने रुख किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जब ये लोग गए तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड ये जैसे हम लोग हैं जिनको भूखे नंगे लोग कहते हैं, लेकिन हम खैर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अफ्रीका में बहुत बुरे हालात है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ इन्होंने रुख किया, और अब वहां जाने के बाद इनका मेन क्या था? रॉ मटेरियल, चीप लेबर एंड लैंड। ये 3 चीजें इनको चाहिए थी, जो इनको यहाँ से मिलनी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज रन करनी थी। अब इन्होंने इन कंट्रीज की तरफ रुख किया और इन्होंने कहा कि भाई हम आपका एजुकेशनल सिस्टम बनाएंगे, सारा कुछ। बड़े सगीर में भी बेटा यही हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने ये किया था, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था उसके थ्रू। अब इन्होंने कहा कि अगर हम इनको किल करेंगे तो वॉर होगी, कुछ हमारे मरेंगे कुछ इनको मरेंगे, बेहतर है इनका कल्चर जो है ना वही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो इन्होंने डिस्ट्रॉय किया थ्रू एजुकेशन सिस्टम। हम लोगों को इन्होंने अंग्रेजी पे लगा दिया, इंग्लिश पे लगा दिया। उधर अब अफ्रीका में इन्होंने कहा ये वहां पे डेमी गॉड बन के बैठ गया। आप पार्ट 2 में जाके पढ़ेंगे ये, जब आप हार्ट ऑफ द डार्कनेस पढ़ेंगे, बड़ा तरीके से जोसेफ कॉनराड ने आपको एक कहानी सुनाएगा, जोसेफ कॉनराड के अमेरिका ने अफ्रीका के साथ किया क्या था। इसी तरीके से फिर आप ट्विलाइट इन दिल्ली पढ़ेंगे पार्ट 2 में जाके, फिर आपको क्लियर होगा कि एडवर्ड सैड ने कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म में क्या कहा था। तो अब ये हुआ कि ये जब वहां गए तो इन्होंने सबसे पहले उसके कल्चर को किस तरीके से किया कि हम लोगों को इन्होंने, वैसे तो स्लेव थे ही थे, हमें अब मेंटल स्लेव बना दिया। इन्होंने हमें ये शो किया कि तुम लोग जो हो यू आर द इंफीरियर वन, यू आर द ब्लैक्स, और तुम लोगों को शायद एजुकेशन आती नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं है उठते बैठते कैसे।
और मोस्टली आप देखें कि हम लोग फॉलो ही उनको करते हैं हर चीज में, ड्रेस में, ईच एंड एवरीथिंग में। तो वो लोग आए, उन्होंने यहाँ पे आके बहबूद के नाम पे हमारी बहुत सारी चीजों पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ से बेटा एम्पेरियलिज्म स्टार्ट की, करते करते इन्होंने अफ्रीका को यूज किया। अफ्रीका में बाकायदा स्लेव्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हुए थे अमेरिका, इसीलिए अमेरिका में आज एक जंग छिड़ जाती है कि जी आधे लोग काले हैं तो आधे लोग सफेद है, व्हाइट एंड ब्लैक्स का कुछ ना कुछ चलता रहता है वहां पे। ठीक है, तो वो बेसिकली अफ्रीकन हैं सारे, और जो कि वहां पे ट्रेडिंग हुई थी, क्योंकि वहां पे तो उनको और रॉ मटेरियल उनको कहाँ से चाहिए था, उनको हाथी दान चाहिए था, उनको आइवरी चाहिए थी, उनको वहां की लकड़ी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें वहां से फिर कॉन्गो रिवर के थ्रू अमेरिका में ट्रांसफर होती थी। लेकिन इन्होंने वहां पे अपनी कंपनी बना ली थी ब्रसल्स में, और फिर फर्दर आगे जो है अफ्रीका में, ताकि वहां से सारी ट्रेडिंग हो सके। सेम इज द केस विद पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान में भी अगर आप चले जाए ना, ये बदीन साइड पे या आगे ये चागी और इवन आगे सिंध में ही और बलूचिस्तान, फुल ऑफ गोल्ड के पहाड़ है। लेकिन वो पाकिस्तान के किसी काम की नहीं है, क्योंकि वहां पे बाहर की कंपनीज आती हैं, वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आती हैं, वहां पे वो लगाती हैं। उसमें से आई थिंक पाकिस्तान को कोई 2-3% या 5% मिलता होगा, जिसमें 4% हुक्मरान खा जाते हैं और बाकी बच जाता है पाकिस्तान के लिए। और वो भी पता नहीं किधर जाता है किधर नहीं, वो उसमें बहुत सारे शेयर्स होते हैं, यानी कि वो भी सारा बाहर ही जाता है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की लैंड को भी ऐसे यूज किया गया। और जैसे ये बड़े सगीर पाको हिंद का जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वहाँ पे ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, किसी को क्या पड़ी है कि भाई वो हमारा रेलवे सिस्टम बनाए? कोई कोई रीजन होगी ना। मैं अगर किसी का कोई भला करती हूँ तो जाहिर बात है बेटा, एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। कोई भी बंदा किसी का भी भला ऐसे नहीं करता बेलॉस। वो वाले वो जमाने गए, अब बहुत कम लोग रह गए अब्दुल सत्तार ईदी जैसे। तो किसी नेशन को क्या पड़ी है कि वो अपने आप को छोड़ के और हमारे यहाँ पे आके, उन्होंने सबसे बड़ा हमें स्लेव बनाने के लिए हमारे दिमागों को कैप्चर किया। हमारी आज की जो माँ है वो क्या कहती है कि भाई मैं बच्चा पैदा करती है और वो कहती है मैंने अपने बच्चे को बाहर भेजना, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा। तो क्या कर दिया उन्होंने, हमें मेंटल स्लेव कर दिया कि भाई अब जो भी अच्छे हैं वो बस वही हैं, हम नहीं हैं। इसको बेटा एम्पेरियलिज्म कहते हैं। मोर ओवर आपको मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ। मैं पहले आपको ये सारा पढ़ा के और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन्होंने हमारे माइंड्स कैप्चर किए। हम कोका कोला पीते हैं, थ्रू मीडिया हमें कैप्चर किया गया हमारे माइंड। पहले एजुकेशन सिस्टम, उसमें इंग्लिश लाई गई। चले ठीक है, लैंग्वेज इज नॉट बैड थिंग, बट बेटा जब लैंग्वेज आती है तो कल्चर भी आता है। जब तक कोई कौम अपना कल्चर नहीं छोड़ती वो स्लेव नहीं हो सकती। अफगानिस्तान ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, वो स्लेव नहीं बने। उन्होंने कहा भाई वी आर नॉट इंफीरियर, वो अमेरिका को वहां से जाना पड़ा। जो कौम अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रूट्स छोड़ती है ना बेटा, वही एक्चुअली स्लेव कहलाती है। और इन्होंने सबसे पहले कल्चर ही तो चेंज करना चाहा था अफ्रीका का भी, और उसके बाद जो है ये बड़े सगीर में भी यही हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि न्यू एंड ओल्ड जनरेशन में जो है दो हिस्से बढ़ गए। बाप की बेटे से नहीं बनती थी और बेटे की बाप से नहीं बनती थी। पढ़ी लिखी कौम ने अपने आबाओ अजदाद को समझना शुरू कर दिया कि ये जो है लोग, ये इंफीरियर है और हम कोई सुपीरियर है। ठीक, तो ये सारा कुछ हुआ था। इसको बेटा एम्पेरियलिज्म कहते हैं। ये जो मैकडोनल्ड इतना बड़ा एम लिखा होता है, व्हाट इज दिस? इतने बड़े एम के थ्रू हमें क्या बता रहे हैं? अंग्रेज, बाहर की कंपनी, दैट इज द वन जो कि बेस्ट है। इतना बड़ा एम, आपको दूर से पता चलेगा मैकडोनल्ड जाना है, एम्पेरियलिज्म है। ठीक है, कोका कोला की मशहूरी बार बार, एम्पेरियलिज्म है। नॉट ओनली बेटा, ये तो एक बहुत बड़ी कहानी है, पीछे से चली आ रही है, कहाँ से शुरू हुई थी। अब थ्रू मीडिया हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करके और हमारे कंट्रीज को इम्पेरियलाइज किया जा रहा है और हमें पता भी नहीं है। दैट इज द इम्पेरियलिज्म। ठीक है, एक और इम्पेरियलिज्म सुन लें आज, एक और बताती हूँ इम्पेरियलिज्म और क्या क्या है। रोज इंटरनेट के ऊपर आपको आएगा इमिग्रेशन टू कनाडा, इमिग्रेशन टू यूके, इमिग्रेशन टू फ्रांस। आज ब्रिटिशर्स को पूरी दुनिया से, थर्ड वर्ल्ड का, अब खाली चीप लेबर, रॉ मटेरियल, लैंड नहीं चाहिए। उनकी अपनी कौमें हो गई हैं तबाह।
उनको चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की क्रीम, क्रीम बच्चे, ठीक है, वो उनको जनरेशन चाहिए। अब वो अब बाहर जाएगी और वो उनकी नौकरी करेगी अब, और वहीं से कमाएगी और उन्हीं को खिलाएगी। ठीक, तो ये होती है बेटा इम्पेरियलिज्म। कैसे कौमों को गुलाम बनाया जाता है, दिमागी तौर पे स्लेव बना दो, मेंटल तौर पे स्लेव बना दो, उनका कल्चर डिस्ट्रॉय कर दो। इस चीज को एडवर्ड सैड ने हाईलाइट किया था। और ये जो 9/11 था, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इम्पेरियलिज्म, कि किस तरीके से एक डिस्टेंट टेरिटरी ने एक अफगानिस्तान को कब्जा करने की कोशिश की थी, ये दैट इज द इम्पेरियलिज्म। ठीक है, इसको बेटा इम्पेरियलिज्म कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं, और फिर मैं आपको आगे लेके चलती हूँ कि इसमें और क्या क्या कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। एग्जाम्स में क्या आता है, स्टूडेंट का नॉर्मल क्वेश्चन, मैम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, इसको गौर से पढ़िएगा। नंबर 2, सिर्फ एडवर्ड सैड का प्रोज स्टाइल। नंबर 3, रेफरेंस ऑफ द नॉवेलिस्ट, क्लासिकल नॉवेलिस्ट, एविडेंसेस रिगार्डिंग टू कंडेम इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म को कंडेम करने के लिए कौन कौन से नॉवेलिस्ट को कोट किया था एडवर्ड सैड ने। ठीक है, और कल्चर क्या होता है इम्पेरियलिज्म, इसकी आपकी डेफिनेशन वैसे ही मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारी चीजें देखिए बेटा। कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म हो गया, बेकन एसेज हो गए, या फिर रसल के एसेज होते हैं। व्हाट इज एसे? ऐसे बेसिकली एक थीसिस होता है, ठीक है, और उसमें एक मुद्दा बयान किया जाता है, थीसिस बयान किया जाता है, और उससे रिलेटेड कुछ एविडेंसेस बयान किए जाते हैं। ठीक है, फिर उसको एंटीथीसिस किया जाता है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ एविडेंसेस बयान किए जाते हैं। एट द एंड उसका कंक्लूजन होता है। इसको हम ऐसे कहते हैं, और प्रोज राइटिंग यही होती है। यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म बाय एडवर्ड सैड। अब ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। Introduction to Culture and Imperialism, Edward Said, 1935 to 2003, 2003 तक, मतलब इसकी डेथ हुई थी एडवर्ड सैड की 2003 में। The lecture is about imperialism and culture, two of themes which to large extent shape the unit. First, we briefly examine the formation of Western culture to examine how that process itself was a consequence of imperialism. लेक्चर जो है वो किस बारे में है, इम्पेरियलिज्म के बारे में, कल्चर के बारे में है। ये दो थीम्स हैं जो कि एक लार्ज एक्सटेंट शेप करती हैं द यूनिट। ठीक है, कल्चर ही जो है और इम्पेरियलिज्म, ये दोनों जो है एक यूनिट को शेप करती हैं। फर्स्टली वी ब्रीफली एग्जामाइन द formation of Western culture to examine how that process itself was a consequence of imperialism. एट फर्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर को, टू एग्जामाइन हाउ, कैसे ये प्रोसेस इटसेल्फ जो है वो कॉन्सिक्वेंस था इम्पेरियलिज्म का। वी देन कंसीडर हाउ वेस्टर्न क्रिश्चियनडम इंटरेक्टेड विद इट्स नेबर इस्लाम। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से वेस्टर्न क्रिश्चियनडम जो है वो अपने नेबर इस्लाम के साथ जो है उसने इंटरेक्ट किया, एंड हाउ डिटर्मिनेशन ऑफ वेस्टर्न पास्ट टू circumvent Islam, to go physically around Islam in order to make direct contact with what become known as Asia Pacific region, said in train in reflexive process which not only accelerated the change in Asia Pacific but its unfolding once again further shaped the West. अब यहाँ पे वो देखें कि ये किस तरीके से वेस्टर्न क्रिस्टरडम जो है उसने इस्लाम के साथ इंटरेक्ट किया, और किस तरीके से हाउ डिटर्मिनेशन ऑफ वेस्टर्न पास टू सर्कमवेंट इस्लाम, कैसे उन्होंने सर्कमवेंट किया इस्लाम को, उसको मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को किस तरीके से उन्होंने सर्कमवेंट करना, किसी के गेट घेरा तंग कर देना, टू गो फिजिकली अराउंड इस्लाम इन ऑर्डर टू मेक डायरेक्ट कॉन्टेंट विद व्हाट बिकम नोन एज एशिया पैसिफिक। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसा लगता है कि जो औरत अबाया पहनती है और जो शख्स दाढ़ी रख लेता है वो शायद बैकवर्ड होता है, या जो हम अपने बच्चे को क्या कुरान पढ़ाना, कुरान वैसे तो पढ़ा लेते, खत्म ही कराते हैं ना, अगर हम उसको टीचिंग्स देनी पड़ जाए हमें अपने बच्चे को कुरान की, हम देते हैं? कभी भी नहीं देते। इंग्लिश जब पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल मैंने सेब, ये तो पढ़ा देते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, इसका क्या मतलब है, हमारे किसी बच्चे को नहीं आता। दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। ठीक है, ये तो हमारे बच्चे, हमारा बच्चा क्या, हमारा 6 इयर्स का 4 इयर्स का बच्चा वो वैसे ही बता देगा, मामा दिस इज पेंसिल, मामा दिस इज वॉल, मामा दिस दिस दिस।
लेकिन वो कुरान की एक आयत का तर्जुमा नहीं बता सकता। रीजन, द इम्पीरियलिज्म। ठीक है, इस तरीके से इंग्लिश हमारे कल्चर पे हावी हुई। तो जाहिर बात है बेटा, जब हमने बच्चों को हदीस से हटा दिया, जब हमने बच्चे को कुरान से हटा दिया, जब इन सारी चीज़ों से हटा दिया और फर्स्ट 7 ईयर्स वो सिर्फ अंग्रेज अंग्रेज और अंग्रेज बन जाता है, तो फाइनली क्या होगा? वो अपना कल्चर छोड़ेगा सबसे पहले। और एक दफा उसने कल्चर छोड़ दिया, अपनी रूट्स छोड़ दी, तो बस फिर वो गया। ठीक है, तो दैट इज द वे उन्होंने किस तरीके से इस्लाम के गिर्द कर वो तंग किया, इस्लाम को कैसे ब्लैक एंड व्हाइट करके दिखाया गया। हमारे बच्चों के कायदे का जरा कलर देखें, किस कलर का होता है? ब्लैक एंड व्हाइट। और व्हाट अबाउट द इंग्लिश बुक? कलर्ड पिक्चर्स, फुल ऑफ पिक्चर्स। तो बेटा हमने खुद तो दीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, और जो हमारे सिलेबस की बुक्स हैं कितनी प्यारी अच्छी अच्छी करके, तो रिलीजन को हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। और दुनिया को हमने बच्चों को बताया कि तुम्हारी जो दुनिया है बेटा वो यही वाली किताबें, और ये बड़ी कलरफुल है, और ये जो है दीन है, ये रिलीजन है, ये बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है। तो हमने तो बेटा खुद उसको रिलीजन डार्क करके बता दिया, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट किताबें पढ़ेगा? कभी भी नहीं पढ़ेगा। तो इस तरीके से किस तरीके से सिलेबस के थ्रू जो है, अब देखें हमारे बच्चों की, मेरे बच्चे जाते हैं उनकी इस्लामियत की बुक, सबसे पतली जो किताब है हमारे बच्चों की कौन सी है? इस्लामियत की बुक। किस तरह से कल्चर को डिस्ट्रॉय किया? थ्रू एजुकेशनल सिस्टम। अभी भी आप हमारे स्कूलों में चले जाएं, किस तरीके से कल्चर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। द ब्रिटिश स्कूल्स, द सो कॉल्ड A O levels, द सिटी स्कूल्स, द पता नहीं कौन कौन से स्कूल जिसमें बच्चे को इजाजत नहीं है कि वो इंग्लिश के अलावा कोई जबान बोल सके। आपको पता है कि ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो क्या कहती है, कि अगर आपने किसी इंसान को कोई बात समझानी है, उसकी नेटिव लैंग्वेज में समझाएं, वो ज्यादा अच्छी समझेगा। अगर आप सेकंड लैंग्वेज यूज करेंगे उसके सामने, बच्चा नहीं कैरी कर सकता उसको, नहीं। वो इवन मैं आपको भी समझाऊंगी, आपको अगर मैं अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं, आपको कुछ भी नहीं आएगा। आएगा आपको? तो आप इतने छोटे से बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी टीचर सारा दिन उससे इंग्लिश में बोलती है और उसको समझ। जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जब मेडिसिन ये कहती है, तो हाउ कैन, मतलब साइंस ये कह रही है। तो अब मुझे बताएं कि किस तरीके से एम्पेरियलिज्म जो है हमें किस तरीके से मेंटली स्लेव बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ? टू गो फिजिकली अराउंड इस्लाम इन ऑर्डर टू मेक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद व्हाट बिकम नोन एज एशिया पैसिफिक रीजन, सैड एंड ट्रेन अ रिफ्लेक्सिव प्रोसेस। रिफ्लेक्सिव प्रोसेस आपके माइंड का प्रोसेस है। कैसे हम कहते हैं ना रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्सिव प्रोसेस। तो प्रोसेस विच नॉट ओनली एक्सेलरेट चेंज इन एशिया पैसिफिक, नॉट ओनली चेंज आया एक एशिया पैसिफिक, लेकिन क्या किया? इट्स अनफोल्डिंग वंस अगेन फर्दर शेप द वेस्ट, इसने फर्दर शेप भी कर दिया वेस्ट को। अब कल्चर और इम्पेरियलिज्म किसको स्ट्रेस करता है, किस पे जोर देता है? द इम्पेरियलिज्म इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोसेस। ये जंगों की दुनिया नहीं है बेटा, ये अब बात है कल्चर को डिस्ट्रॉय करो और कौमों को गुलाम बना लो। The West itself is the product of imperialism. To evaluate, let's consider that the term imperialism and cultural mean. अब इसको evaluate करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि imperialism होती क्या है। Imperialism कहते हैं the aggressive expansion of people at the expense of their neighbors appear to be as old humanity itself. ठीक है, क्या है? एक एग्रेसिव एक्सपेंशन होती है लोगों की एट एक्सपेंस ऑफ देयर नेबर्स, उनके एक्सपेंस ऑफ देयर नेबर्स, जो कि अपीयर टू बी एज ओल्ड एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, जो कि लगते ऐसे जैसे कोई पुराने लोग हैं, एज ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। ठीक है, एक्सपेंशन की जाती है, लोगों को यूज किया जाता है एट द एक्सपेंस ऑफ देयर नेबर्स। उनके नेबर्स, नेबर्स कौन होते हैं? वेस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया ना, ब्रिटिशर्स एक्सपेंड कर गए थे टुवर्ड्स द अदर टेरिटरी, तो दूसरों की जमीन पे कब्जा करना। देयर इज एम्पल एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस टू शो दैट, एंथ्रो मीन जमीन, अर्थ। ठीक है, तो एम्पल एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस शो करता है कि फॉर 10,000 ईयर ट्राइबल पीपल हैव इम्पिंज्ड ऑन ईच अदर टेरिटरीज, के ट्राइब्स, कबाइल एक दूसरे के ऊपर कब्जा करते थे। ठीक है, टेरिटरीज कहते हैं दूसरे इलाकों को। तो वो जो ट्राइबल्स होते थे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एक कबीला दूसरे कबीले पे जो है मतलब जंग मुसल्लत कर देता था, कब्जा कर लेता था, हमला कर देता था। प्लंडर्ड ईच अदर्स रिसोर्सेज, एक दूसरे के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेते थे। इवन एनस्लेव्ड ईच अदर, इवन वो उनको एक दूसरे को एनस्लेव्ड कर लेते थे।
एनस्लेव कर लेते थे, ठीक है। बट वाज दिस एग्रेशन एक्सपेंशन एम्पेरियलिज्म? क्या ये एग्रेसिव एक्सपेंशन एम्पेरियलिज्म है? Because we know so little about the motivations of the tribal people, it is difficult to say. This is not the, ये नहीं है, ये इसको हम imperialism नहीं कहेंगे। Imperialism बेटा एक modern term है। The word imperialism seems to imply some sort of the collective premeditation. In other words, for imperialism to exist, it need to have been the expression of policy, whether the policy makers, the tribal, the constitutional और मोनार्शियल। अब देखें, ये जरा मॉडर्न टर्म है, तो मॉडर्न वे में किस तरीके से कौमों पे कब्जा किया जाता है? वो कहता है कि ये सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव प्री मैजिटेशन है। जो वेस्ट है वो प्री मैजिटेट करते हैं कि इन कौमों को किस तरीके से गुलाम बनाना है। बेटा ऐसे यहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम नहीं आया, वो हल्का वो स्लो पॉइजन दे के इन कौमों को मीठा जहर दे के मारते हैं, और हमें पता भी नहीं चला कि हम उसके अंदर कैसे फंस गए। ठीक हो गया, तो ये स्लो पॉइजन है भाई, ये मीठा जहर है। इन अदर वर्ड्स, फॉर इम्पेरियलिज्म टू एग्जिस्ट इट नीड टू हैव बीन द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिसी। एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या करते हैं? फॉर टू एग्जिस्ट इज नीड टू हैव बीन, कि भाई वो शो ये करते हैं कि भाई तुम्हारे ये मुल्क में इस पॉलिसी की जरूरत है, ठीक है। वेदर द पॉलिसी मेकर्स द ट्राइबल्स, चाहे अब वो पॉलिसी जिन्होंने बनाई है वो हमें ये कहते हैं देखिए हम आपकी बहबूद के लिए आए हैं, एक पॉलिसी बनाते हैं। द ट्राइबल्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल और मोनार्शियल, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे वो मोनार्शियल हो। सर्टेनली इन सम केसेस द मोमेंट जूलो इनटू present day South Africa, for instance, we can say that tribal expansion was imperialistic, ठीक है। तो अगर हम ये बात करें, certainly in some cases, ये जो मोमेंट थी जूलो into present day और साउथ अफ्रीका फॉर इंस्टेंस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल एक्सपेंशन थी ये imperialistic थी। इट वॉज कोऑर्डिनेटेड एक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ कोहेसिव डिसीजन मेकिंग, इन अदर वर्ड्स अ पॉलिसी। और ये क्या था? एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन था, मिली जुली भगत, द प्रोडक्ट ऑफ कोहेसिव डिसीजन। कोहेसिव एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का ऑपोजिट कोहेसिव होता है। मिलजुल के जो डिसीजन किया जाता है, मेकिंग इन अदर वर्ड्स अ पॉलिसी, एक पॉलिसी बनाई जाती है। सो दैट गिव अस थ्री कॉन्सेप्ट। इम्पेरियलिज्म डिनोट्स एग्रेसिव एक्सपेंशन, इट इज यूजुअली स्टेट सेंटर्ड, ठीक है। अब क्या है? इम्पेरियलिज्म डिनोट करता है एक एग्रेसिव एक्सपेंशन को, एक्सपेंड किया जाता है अपनी टेरिटरी को, ठीक है, अपने इलाके को एक्सपेंड किया जाता है, एग्रेसिव एक्सपेंशन है। और ये एक स्टेट सेंटर्ड है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिसी। और ये क्या है? एक पॉलिसी होती है जो कि दूसरे मुल्क के ऊपर अप्लाई की जाती है। द थ्री, अब ये तीन तरह की इम्पेरियलिज्म है, या तो वो एग्रेसिव एक्सपेंशन होती है जस्ट लाइक द कश्मीर, या फिर ये स्टेट सेंटर्ड होता है, या फिर ये एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिसी स्टेट सेंटर्ड जस्ट लाइक के 9/11 का बहाना बना के अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, या फिर ये एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिसी होती है जैसे बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर ये एक पॉलिसी लेके आए कि देखें जी हम एजुकेशनल सिस्टम आपका जो है ऐसा बनाएंगे, आपकी जो आवाम है वो बहुत बैकवर्ड किस्म की है, तो इसके अंदर ये चीज़ें होंगी। और अभी तक हम उस एजुकेशनल सिस्टम में फंसे हुए हैं। हमारी एजुकेशनल सिस्टम में, हमारे सिलेबस में पाकिस्तानी हीरोज़ की तारीख कम और अंग्रेज़ों की ज़्यादा, ठीक है। और हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो है अल्लामा इकबाल के बारे में इकबालियात कम है, और जो है सीरतुन नबी कम है, और बाकी सारी चीज़ें डाली हुई हैं इन्होंने। तो इस तरीके से बेटा कौमों को पैरालाइज किया जाता है। द थ्री एज एनकम्पास इन हिस्टोरियन सोलोमन मॉडल ब्रॉड डेफिनेशन दैट imperialism is a process, is a policy, ये पॉलिसी है, ठीक है, ऑफ एक्सटेंडिंग कंट्री पार बियॉन्ड इट्स ओन बॉर्डर। कंट्री की पार को बियॉन्ड बॉर्डर जो है वो बनाया एक्सटेंड किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अदर्स लैंड, ताकि दूसरों की लैंड को, उनके पीपल को, बाय एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर देम, उनके ऊपर सोशल और पॉलिटिकल कंट्रोल किया जा सके, ठीक। अब यहाँ से देखें कि क्या करते हैं ये, अपनी ही कोई ना कोई पूरे, या तो इनकी फौजें आ जाती हैं, जैसे अभी देखें वहां पे पहुंच गई हैं ना, सोजिया में पहुंच गई हैं फौजें, किस नाम पे पहुंची हैं जी? हम आपके मुल्क की हिफाजत करेंगे, ठीक है, हम आपकी स्टेट की हिफाजत करेंगे। अब क्या करेंगे? बियॉन्ड बॉर्डर उन्होंने वहां पे कब्जा तो कर लिया।
अब क्या करेंगे, उनकी लैंड्स को, उनके पीपल को यूज करेंगे बाय एस्टैब्लिशिंग सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल भी और पॉलिटिकल कंट्रोल भी एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, सेम इज द केस। अब देखें ना, इन्होंने वहां पे सोशल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल कर दिया नाफिज अफगानिस्तान में। फौजें जा रही हैं, गई नहीं है अभी तक, अभी भी वहीं पे हैं। ये जो डिफरेंट ये एनजीओ के थ्रू आते हैं, ये जो एक थी जो बहुत सारे मुल्कों ने मिलके एक फौज बनाई थी, उसमें भी तो यही था ना, डिस्टेंट टेरिटरी को वेस्ट ने कंट्रोल करना था एक्चुअली। और फौजें कहाँ की मरी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की मरी थी उसमें सारी। क्या वो बॉस्निया में जो जंग हुई थी और ये सारा ये यही कुछ था बेटा ये। ठीक है, देर आर अ नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड theories about nature of and the motivation of imperialism. In fact, writers have been theorizing since the turn of the century, and one can usually judge their ideological learnings by their opinion about imperialism. In fact, ये जो writers हैं उन्होंने इसको theorize किया है, ये theoring लिखा, theorizing होगा, ठीक है, उसको theorize किया है since the turn of the century, or one can judge their ideological learning by their opinions about self. तो एक इंसान जो है वो अपनी उनकी आइडियलाइज कर सकता है, ठीक है, जिस तरीके से उसने थियोरलाइज किया है। मुझे भी वैसे नहीं पता चलता अगर मैंने कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म ना पढ़ा होता। मैंने खुद कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म से सीखा और फिर मैंने गौर किया कि ये हमारे बच्चों के साथ क्या हो गया, ये हमारी कौम के साथ क्या हो गया, ये हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन्होंने क्यों कह दिया, हमारी तो आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई। तो मुझे सबसे पहले ये कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म एक दिन बैठी पढ़ रही थी मैं, तो बेटा मुझे वहां पता चला कि हमारे साथ हुआ क्या। ठीक, तो कल्चर क्या कहते हैं, कल्चर हैज बीन डिफाइंड इन नंबरस वेज मोर बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट देन हिस्टोरियन। वी नीड नॉट अप्लाई फॉर सम काइंड ऑफ stringent definitions of culture as anthropological might, but we should be clear about what we are discussing. Essentially, culture is the learned accumulated experiences of communities and consist of socially transmitted pattern of behavior. कल्चर क्या होता है, लर्नड एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस है कम्युनिटीज का। बेटा हम एक कम्युनिटी है, हम एक कम्युनिटी है, हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे कुछ रस्म रिवाज हैं, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ सोशल ट्रांसमिटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। और हम जो है कंसिस्ट करते हैं सोशली ट्रांसमिटेड, हमें जो जद्दी पूछती हमारे पीछे से कुछ पैटर्न्स हैं ऑफ बिहेवियर के, कपड़ा कैसे ओढ़ना है, सर पे दुपट्टा कैसे लेना है, ये हम हमारे अंदर पीछे से ट्रांसमिट हुआ है। न्यू एजुकेशनल सिस्टम ने हमें क्या कहा कि कपड़े पढ़ते जाओ और कपड़े थोड़े करते जाओ। एजुकेशन हमें शायद कपड़े कम करना सिखाना शुरू हो गई, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि हम ना मुसलमान रहे, ना हम अंग्रेज रहे, हम पता नहीं क्या चीज है, ना तीतर ना बटेर, ना हम अपने कल्चर के रहे ना हम उनके कल्चर के हैं। बनने को हम अंग्रेज ही बनना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत मुसलमान रह गए तो रूट उधर ही रह गई। ठीक, तो ये है बेटा जी, यहाँ पे लर्नड एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं कम्युनिटीज, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इन कौमों को गुलाम करने के लिए सबसे पहले इस कल्चर को ही तो डिस्ट्रॉय करना था। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट कल्चर डिफर फ्रॉम सोसाइटी आर नॉट एग्जैक्टली interchangeable terms. The anthropologist Clifford Geertz put it, culture is an order system of meaning and of symbol in term of which social interaction take place. Culture क्या है, एक ordered system है of meanings और symbols का, in terms of जिसकी वजह से social interaction होता है हमारा आपस में, और socially system जो है वो pattern है और social interest, और ये एक social system है। सोशल सिस्टम इसका जो कल्चर का होता है वो एक पैटर्न है, और सोशल इंटरेक्शन हम एक दूसरे के साथ जो सोशली इंटरेक्ट करते हैं, एक्चुअली कल्चर उसको कहते हैं। Thus, there is a difference between culture and society, between a set of relationship which is a society itself and society's culture. तो अगर हम कहें तो डिफरेंस करें between culture and society, तो हम क्या कहेंगे, between a set of relationship which is a society itself. Culture society खुद ही है। तो culture is more than a society. It consists of ideas that society has about itself, its religious and philosophical beliefs and its scientific point of view. ठीक है, उसके religious और philosophical beliefs हैं और उसका scientific point of view है।
It is important to keep in mind that imperialism is not merely that physical and economic change of societies when they encountered on modern Western society. It was not just a matter of traders exploiting small scale communities or planters disrupting local economies and savagely exploiting labor or just about the accumulation of commodities or shifting pattern of wealth. अब हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि एम्परलिज्म जो है ना वो खाली दैट फिजिकल और इकोनॉमिक चेंज नहीं है सोसाइटीज में जब वो एनकाउंटर करते हैं वेस्ट सोसाइटी के साथ। इट वाज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेडर्स, ना ही ये मैटर ऑफ ट्रेडर्स है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी और बड़े शरीर पे कब्जा कर लेगी जो एक्सप्लॉइट करेगी स्मॉल स्केल कम्युनिटीज को या प्लांटर्स डिस्ट्रप्टिंग लोकल इकोनॉमीज और सेविजली एक्सप्लॉइट करेगी वो लेबर्स को, एक्सप्लॉइट करेगी लेबर को यानी कि बुरे तरीके से यूज करेगी लेबर को जस्ट अबाउट द एक्युमुलेशन ऑफ कमोडिटीज और शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ वेल्थ। ना ही ये खाली शिफ्टिंग पैटर्न ऑफ वेल्थ है कि जी एक मुल्क से सारी वेल्थ चीप लेबर रॉ मटेरियल दूसरी तरफ ले जाया करें। ऑल अलोंग द फ्रंटियर्स ऑफ एम्पेरलिज्म पीपल चेंज द वे, उनके तरीके ही बदल जाते हैं एम्पेरलिज्म की वजह से। They thought their own societies and the perceptions of the empire builders themselves were altered in the process. और वो क्या करते हैं उनकी सोसाइटीज और परसेप्शंस उनका सोच का तरीका ही बदल के रह जाता है ऑफ द एम्पायर बिल्डर्स देमसेल्फ वर ऑल्टर्ड। इस पूरे प्रोसेस में हमारी सोच ही बदल दी इन लोगों ने। इन अदर वर्ड imperialism and the colonization that followed change